तो पहला नंबर प्रश्न है कि 3 के पावर 2 गुणे 2 गुणे 5 और 3 के पावर 2 गुणे 2 के पावर 2 गुणे 5 का मौसा ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको 3 के पावर 2 गुणे 2 गुणे 5 और 3 के पावर 2 गुणे 2 के पावर 2 गुणे 5 का मौसा ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 3 के पावर 2 है तो 3 के पावर 2 का अर्थ क्या होता है कि 3 दो बार है, तो यहाँ पे 3 दो बार लिख देंगे, और गुणा 2 है और 5 है तो यहाँ पे लिख देंगे 5। और यहाँ भी 3 के पावर 2 है तो इसका भी अर्थ होता है कि 3 दो बार है, और 2 के पावर 2 है यानी इसका भी अर्थ होता है कि 2 दो बार है, और यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे लिख देंगे 5। अब आपको क्या करना है कि मौसा निकालना है। तो मौसा कैसे निकलता है, तो जो दोनों में कॉमन होता है वही मौसा होता है। तो यहाँ पे देखिए 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, यानी 3 दोनों में क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पे 3 क्या है, कॉमन है, तो आपको 1 3 लिख देना है। 1 3 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे मौसा हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 3 इसमें भी है और फिर 3 इसमें भी है, तो आपको क्या करना है कि 1 3 और लिख देना है। 1 3 आपका और मौसा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, यानी 2 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे आपको 1 2 लिख देना है। फिर यहाँ पे देखिए 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, तो 5 क्या है, दोनों में कॉमन है, तो आपको 1 5 लिख देना है। यही आपका क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। अब यहाँ पे गुणा कर लीजिए, 3 3 का 9, 9 दूनी कितना होता है, 18 होता है, और 18 5 कितना होता है, यहाँ पे 90 होता है। तो आपका मौसा कितना निकल गया, 90 निकल गया। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर। दूसरा नंबर प्रश्न है कि पाई कौन सी संख्या है। ए ऑप्शन है अपरिमेय संख्या, बी ऑप्शन है परिमेय संख्या, सी ऑप्शन है विषम संख्या, डी ऑप्शन है सम संख्या। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पाई कौन सी संख्या है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और फाइनल बोर्ड परीक्षा में पाई से 2 प्रश्न पूछा जाता है, उसे भी आप लोग ध्यान से समझिएगा। पहला प्रश्न पूछा जाता है कि पाई बटा 3 कौन सी संख्या है, और दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि 2 पाई बटा 3 पाई ये कौन सी संख्या है। तो यहाँ पे हम पहला प्रश्न समझते हैं। यहाँ पे देखिए पाई बटा 3 पूछेगा कि कौन सी संख्या है, तो पाई कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो पाई बटा 3 भी कौन सी संख्या होगा, तो ये अपरिमेय संख्या होगा। और दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि 2 पाई बटा 3 पाई कौन सी संख्या है। तो यहाँ पे क्या होगा, पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ पे 2 बटा 3 बचेगा, और 2 बटा 3 कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। इसीलिए 2 पाई बटा 3 पाई कौन सी संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर। 3 नंबर प्रश्न है कि 91 बट्टा 26 का सरलतम रूप लिखें। यहाँ पे आपको 91 बट्टा 26 का सरलतम रूप लिखना है। तो जब भी आपसे पूछे कि इसका सरलतम रूप लिखिए, तो आपको क्या करना है कि इन दोनों संख्याओं को कटा देना है, और कटाने के बाद जो भी संख्या बचेगा वही सरलतम रूप होगा। तो ये संख्या किससे कटेगा, तो ये 13 से कटेगा। यहाँ पे देखिए 13 से 91 कितना बार में कटेगा, 7 बार में कटेगा। और 13 से 26 कितना बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। तो इसका सरलतम रूप क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 बट्टा 2 हो जाएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर। 4 नंबर प्रश्न है कि यदि मौसा 54 78 बराबर 6 हो तो लसा 54 78 ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे 2 संख्या दिया है, यहाँ पे पहली संख्या 54 दिया है और दूसरी संख्या 78 दिया है, और इन दोनों का मौसा यहाँ पे 6 दिया है। तो बोल रहा है कि 54 और 78 का लसा ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा और गुणे मौसा होता है। अगर ये फॉर्मूला आपको पता नहीं है तो इसे आप लोग नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको पहली संख्या रखना है,
तो पहली संख्या कितना है 54 है, तो यहाँ पर रख देंगे 54। और यहाँ पे अब आपको दूसरी संख्या रखना है, तो दूसरी संख्या 78 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 78 बराबर है, तो बराबर। अब यहाँ पे आपको लौसा का मान ज्ञात करना है, तो इसको वैसे ही छोड़ दीजिए। और यहाँ पे मौसा का मान कितना दिया है 6 दिया है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 6। अब आपको लौसा का मान ज्ञात करना है, तो 6 इधर गुणा कर रहा है, तो बराबर की इधर आके भाग करेगा। भाग करने का अर्थ ये बट्टा के नीचे चला जाएगा, तो इधर हो जाएगा 54 गुणे 78 बट्टा 6 और बराबर के उधर क्या हो जाएगा लौसा हो जाएगा। और 6 से 54 कितना बार में कट जाएगा 9 बार में कट जाएगा। अब आपको क्या करना है कि इसमें गुणा कर लेना है, तो 9 आठे कितना हो जाएगा 72 के 2 हाथ में लगा 7 और 9 सते 63 और 7 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, यानी 702 बराबर क्या हो जाएगा लौसा हो जाएगा। तो हमारा लौसा कितना निकल गया 702 निकल गया। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो जो एक और खुद के सिवा किसी अन्य संख्या से कट जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो जो एक और खुद के सिवा किसी अन्य संख्या से नहीं कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गिनती की संख्या लिख देते हैं 1 2 3 4 और यहाँ पे 5 लिख देते हैं। और एक जो ये संख्या है न तो ये अभाज्य संख्या होता है और ना ही ये भाज्य संख्या होता है, इसे आपको याद रखना है। और जो 2 संख्या होता है ये किससे कटेगा 1 से कटेगा और खुद 2 से कटेगा, ये अन्य संख्या से नहीं कटेगा, तो ये अभाज्य संख्या होता है। तो अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, इसे आपको याद रखना है। और जो 3 है ये 1 से कटेगा और खुद 3 से कटेगा, ये भी किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पे अभाज्य संख्या हो जाएगा। और यहाँ पे 4 देखिए ये 1 से कटेगा 2 से कटेगा और 4 से कटेगा, तो ये एक और खुद के सिवा यहाँ पे 2 से कट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे भाज्य संख्या हो जाएगा। तो सबसे छोटी यहाँ पे पूछ रहा है भाज्य संख्या कौन सी होगी, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी 2 होगी, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको सिर्फ बोल देना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न है कि यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का x बराबर 4 हो तो बहुपद का मान ज्ञात करें। इस बहुपद का आपको मान ज्ञात करना है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। और यहाँ पे देखिए इस बहुपद का आपको मान ज्ञात करना है और x का मान कितना दिया है 4 दिया है। तो आपको क्या करना है कि जहां जहां x है वहां वहां 4 रख देना है, क्योंकि x का मान यहाँ पे 4 दिया है तो x के जगह पे 4 लिख देंगे और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3 और x के जगह पे यहाँ पे 4 लिख देंगे। और यहाँ पे माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4 लिख देंगे। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। और यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस 4 है। अब यहाँ पे देखिए दोनों माइनस वाला एक में जुट जाएगा। यहाँ पे देखिए 16 माइनस माइनस 12 और माइनस 4 कितना हो जाएगा माइनस 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 16 में से 16 घट जाएगा, कितना बचेगा 0 हो जाएगा। तो इस बहुपद का मान कितना निकलेगा 0 निकलेगा। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न है कि रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं। ए ऑप्शन है केवल 1, बी ऑप्शन है केवल 2, सी ऑप्शन है केवल 3, डी ऑप्शन है केवल 4। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं।
तो रैखिक बहुपद के केवल एक शून्यक होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं, इसे आपको याद रखना है। और त्रिघात बहुपद के तीन शून्यक होते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न है कि बहुपद x प्लस 2 का शून्यक ज्ञात करें। यहाँ पे आपको x प्लस 2 का शून्यक ज्ञात करना है। तो जब भी आपसे बोले शून्यक ज्ञात करने के लिए तो बराबर के उधर आपको 0 लिखना है और यहां से आपको x का मान निकाल देना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस 2 जोड़ रहा है तो बराबर के उधर जाके क्या करेगा, घटा देगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे शून्यक कितना निकल गया, यहाँ पे -2 निकल गया। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न है कि असंगत समीकरण युग्म का कितना हल होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि अगर कोई समीकरण युग्म असंगत है तो उसका कितना हल होगा। तो उसका एक भी हल नहीं होगा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है कि समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 5 में x बराबर 1 हो तो y का मान ज्ञात करें। यहाँ पे 2x प्लस 3y बराबर 5 समीकरण में x बराबर 1 है, तो आपको y का मान ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है कि x के जगह पे आपको 1 रख देना है। तो यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 और x के जगह पे आपको 1 रख देना है। और यहाँ पे आपको y का मान ज्ञात करना है, तो इसको वैसे ही छोड़ दीजिए। और बराबर के उधर 5 है तो यहाँ पे लिख देंगे 5 और 2 में 1 से गुणा होगा तो ये क्या होगा, 2 होगा। और यहाँ पे प्लस 3y और बराबर 5 है तो यहाँ पे लिख देंगे 5। अब यहाँ पे आपको y का मान ज्ञात करना है, तो 2 इधर जोड़ रहा है तो बराबर के उधर जाके क्या करेगा, घटा देगा। तो इधर बच जाएगा हमारा 3y, बराबर के उधर हो जाएगा 5 - 2, तो इधर हमारा 3y बराबर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 5 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा। अब यहाँ पे आपको y का मान ज्ञात करना है, तो 3 इधर गुणा कर रहा है तो बराबर के उधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा। भाग करने का अर्थ ये बट्टा के नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/3। और ये कितना बार में कट जाएगा, एक बार में कट जाएगा। तो y का मान कितना निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि समीकरण x² प्लस 2x प्लस 2 बराबर 0 का विवेचक ज्ञात करें। यहाँ पे इस समीकरण का आपको विवेचक ज्ञात करना है। तो विवेचक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है b² - 4ac। बस यहाँ पे आपको b का मान रख देना है और यहाँ पे आपको a का मान रख देना है और यहाँ पे आपको c का मान रख देना है। तो a, b और c का मान आएगा कहां से, तो इस समीकरण से आएगा। तो जो x² में गुणा करेगा वो a होगा और जो केवल x में गुणा करेगा वो b होगा और जिसमें x नहीं रहेगा वो c होगा। तो x² में क्या गुणा कर रहा है, कुछ भी नहीं गुणा कर रहा है। जहां पे कुछ भी नहीं होता है वहां पे 1 होता है, तो a का मान कितना होगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। और यहाँ पे b का मान कितना होगा, तो x में क्या गुणा कर रहा है, 2 गुणा कर रहा है, तो b का मान यहाँ पे 2 हो जाएगा। और c का मान यहाँ पे कितना है, 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। तो बस यहाँ पे आपको b का मान रखना है, तो b का मान 2 है तो यहाँ पे लिख देंगे 2। और इसका स्क्वायर है तो हम भी यहाँ पे इसका स्क्वायर लिख देंगे। माइनस है तो -4 है तो 4। a का मान कितना है, 1 है तो यहाँ पे लिख देंगे 1। और c का मान कितना है, 2 है तो यहाँ पे लिख देंगे 2। और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। माइनस है तो माइनस 4 एकम 4 और 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 4 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे -4 बचेगा। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो ये होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है। जो x² में गुणा करता है वो a होता है और जो केवल x में गुणा करता है वो b होता है और जिसमें x नहीं रहता है वो c होता है। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो ax² प्लस bx प्लस c होता है। तो यहाँ पे
ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपको बताना है कि कितना होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो साइन थीटा का मान ज्ञात करें। यहाँ पे देखिए 3 थीटा बराबर 90 डिग्री दिया है, तो आपको यहाँ पे साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। तो साइन थीटा का मान कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे आपको थीटा का मान रखना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको थीटा का मान निकालना पड़ेगा। तो 3 इधर गुणा कर रहा है तो बराबर के उधर जाके भाग करेगा। तो थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री बटा 3, और 3 से 90 कितना बार में कटेगा, 30 बार में कटेगा। तो थीटा का मान कितना निकल गया, 30 डिग्री निकल गया। बस यहाँ पे आपको रख देना है, साइन है तो साइन, और थीटा का मान कितना निकला है, 30 डिग्री निकला है, तो यहाँ पे लिख देंगे 30 डिग्री। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है। तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो जहां पे x अक्ष और y अक्ष कटता है उसे मूल बिंदु कहते हैं, और मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे होमवर्क प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि π/2 क्या है, और जो भी संख्या आपको लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।